अगले एपिसोड के लिए 30 लाइक और 10 से 15 कमेंट्स करो वरना अगला एपिसोड अपलोड नहीं होगा। 67 रोशनी कब्रिस्तान ने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैम पॉक स्टोरी। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिनिमम 10 कमेंट्स फॉर नेक्स्ट एपिसोड। रोशनी की आंखों में इस समय मोहिनी को मौत नजर आ रही होती है। वो अपने हाथों से नाखूनों का इस्तेमाल करके रोशनी के हाथों में खरोंचे मार करके बस किसी तरह से उसकी पकड़ को ढीला करना चाहती थी। धीरे धीरे करके मोहिनी को अपने आगे सब कुछ धुंधला दिखना लग गया था, सिवाय उन काली आंखों के। उसकी सांस फूलने लगा। ऑक्सीजन की कमी के कारण मोहिनी को जब लगाकर अब तो उसका बचना नामुमकिन है। वो खुद को एक जोरदार ताकत के साथ दूसरी तरफ पड़ने वाले धक्के की वजह से दीवार से गिरता महसूस करती है। उसके बाद क्या होता है उसे कुछ भी याद नहीं रहता। दूसरी बार जब मोहिनी अपनी आंखें खोलती है तो खुद को अपने बेडरूम में वापस पाती है। सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा था, मानो जैसे किसी ने इस कमरे को छुआ ही ना हो। रोशनी ने जब उसे चाबी को ढूंढने के चक्कर में जो अलमारी बिगड़ी थी वह भी पहले की तरह हो गई थी। बालकनी से उसे राजीव की किसी से फोन पर बात करने की आवाज से सुनाई दे रही थी। अपने माथे को अपने हाथ से एक बार टच करने के बाद मोहिनी एक बार अपनी कुछ पल के लिए तो उसे अपने सामने सब कुछ बिल्कुल किसी पिक्चर की तरह चलता हुआ दिखाई। अंत में उसके दिमाग में रोशनी की कहानी एक ही बात गूंजती है, रुद्रा के लिए तुम्हारी बेटी है ना। घबराहट के कारण मोहिनी लंबी लंबी सांस लेने लगती है। उसके लिए इस समय ये समझना बहुत मुश्किल था कि जो भी उसके साथ अभी कुछ समय पहले हुआ था वह सच था या सपना। अपने गार्डन में उठ रहे तेज दर्द को इग्नोर करते हुए मोहिनी बेड पर से उठ करके सीधा अपनी अलमारी को खोल करके उसने कुछ ढूंढने लगते हैं। वही कमरा से आ रही आवाज़ों को सुनकर के राजीव फोन कट करते हुए बालकनी के डोर से अंदर आते हैं और मोहिनी को पागलों की तरह कुछ ढूंढता हुआ देख करके हैरानी के साथ उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछते हैं, क्या हुआ, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, क्या ढूंढ रही हो तुम? तुम्हें चोट लगी है, तुम्हें आराम करना चाहिए। वही मोहिनी राजीव की एक भी बात नहीं सुनती और उन्हें हल्का सा धक्का मारते हुए लगभग चिल्लाते हुए कहती है, चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। अगर उसे वह पता चल गया ना तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अब वह वैसे ही नहीं रही है जैसे वह पहले थी, बदल गई है। तुम जानती हो। अपने दोनों हाथ रख से दबाने की कोशिश की। नहीं नहीं, मैं इतनी आसानी से झूठ नहीं दूंगी। मुश्किल से तो मैं उसकी माँ को रास्ते से हटाया था और अब ये रास्ते में आ गई। नहीं, मेरी आकृति को अन तकलीफों से नहीं गुजरते दूंगी जिन्हें मैंने देखा है। राजीव को इस समय मोहिनी की कोई भी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती है। वो परेशानी के साथ उसे देखते हुए कहता है, क्या बोले जा रही हूँ, कौन बदल गया, कौन तुम्हारे रास्ते में आ रहा है, किसके पास क्या है? वहीं दूसरी तरफ मोहिनी आकृति के बारे में अचानक से सो करके घूम करके राजीव से पूछता है, आकृति आकृति कहाँ है मेरी बेटी? इतना कहते ही वह तुरंत सीढ़ियों से होते हुए नीचे भागने लगती है। भागते भागते पूरे रूम में चिल्ला रही होती है वह, आकृति आकृति कहाँ हो? राजीव मोहिनी के पीछे पीछे आते हैं। हाल में खड़े सर्वेंट को देखकर उनमें से एक से पूछने लगते हैं, क्या हुआ, यहाँ पर कोई आया था क्या, और आकृति मैनमा कहाँ पर है? राजीव का सवाल सुनकर के सभी नौकर अपना सिर झुकाते हैं और उनमें से एक आगे बढ़कर के रहती है, सर आज दोपहर 12 बजे में हमने हमें छुट्टी दी थी और कहा था कि अब डायरेक्ट शाम को 7 बजे ही आई, क्योंकि घर में कोई रहने वाला नहीं है, इसीलिए हम सब यहाँ नहीं थे और हमें नहीं पता। वही राजीव जी उनकी बातें सुनकर के अभी भी आकृति को पागलों की तरह ढूंढ रही मोहिनी की तरफ देखते हैं और सोचने लगते हैं, आखिर मोहिनी को हुआ क्या है। मोहिनी के लिए इस समय कुछ भी समझ पाना काफी ज्यादा मुश्किल था। पूरे घर में हर एक कोना देखने के बाद भी जब उसे आकृति नहीं मिली तो वो तुरंत लिविंग रूम में खड़े राजीव की तरफ इशारा करते हुए कहती है, आप आकृति को कॉल करिए, मेरा फोन नहीं मिल रहा है, जल्दी करिए मुझे उससे, वह कहाँ पर है? मोहिनी की हालत देखकर क्या राजीव को भी टेंशन होने लगती है। आकृति इस समय अगर लीगली देखा जाए तो उनकी इकलौती औलाद होती है। अगर उसे कुछ भी होता है तो यह न सिर्फ ऐसा पेरेंट्स उनके लिए खतरे की बात है, बल्कि परिवार से निकल जाने के बाद भी आकृति की गैर मौजूदगी में ईशान और रोशनी को प्रॉपर्टी मिल सकती है और यह चीज़ वह चाह कर भी नहीं बदल सकते। इसलिए बिना कुछ सोचा समझा वह तुरंत आकृति को कॉल करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब रात हो चुकी होती है। रात के 8:30 बज रहे होते हैं। स्कूटर पर बैठी कब्रिस्तान की तरफ तेजी से अपनी गाड़ी भागती हुई रोशनी बार बार घड़ी की तरफ और आसमान में मौजूद चांद की तरफ देख रही होती है। आज उसे किसी भी हालत में योगिनी
दशा के शुरू होने से पहले और रात के दूसरे पहर के स्टार्टिंग से पहले उसे गुड़िया को ढूंढना ही था, इसलिए यह पूरी प्लानिंग उसने की थी। और आप जबकि उसे आइडिया लग गया था तो चाहे कुछ भी हो जाए वह एक बार फिर से रुद्र को खतरे में नहीं डालने वाली थी। कब्रिस्तान पहुंचते ही रोशनी अपने स्कूटर को एक साइड में पैक करती है और जल्दी से अंदर जाती है। इस समय उसे बंजर कब्रिस्तान के अंदर, जहां कई लोगों की जिंदगियां का अंत होता है, जहां हर अंत के साथ एक कहानी खत्म होती है, वहां पर इस समय आज रात को रोशनी किसी की कहानी को शुरू करने वाली थी। कब्रिस्तान के अंदर जाते ही रोशनी तुरंत वहां पर इस समय बीचों बीच खड़ी एक चमकती हुई आत्मा जो कि ध्रुवा की थी उसे तुरंत पहचान जाती है। ध्रुव कब्रिस्तान में खड़े होकर के एक शैतानी हंसी के साथ रोशनी को आते हुए देखती है और कहती है, तुम्हें पता है हम लोग बेकार में शक्तियों के लिए अनुष्ठान करते हैं। इस कब्रिस्तान में मुझे इस समय इतनी ज्यादा काली शक्ति का संचार महसूस हो रहा है ना कि मैं एक झटके में अपने आप को और भी ज्यादा शक्तिशाली अनुभव कर रही हूँ। और अभी तो योगिनी दर्शन शुरू भी नहीं हुई। कभी रोशनी जिस हालत में थी वहां पर अभी ध्रुवा को देख करके एक सेकंड के लिए वह रुक जाती है, लेकिन फिर लंबी गहरी सांस लेकर खुद को संभालते हुए ध्रुवा की तरफ देखती और कहती है, आकृति कहाँ है। आकृति का नाम सुनते ही दुर्गा अपनी गर्दन को 360 डिग्री में घुमाते हुए एक बार आसमान में आधे चांद को देखते हैं और फिर जमीन की तरफ इशारा करते हुए कहती है, कब में डालने का तो मेरा बहुत मन था, लेकिन फिर दुश्मन तो तेरी है ना। उधर देखो। रोशनी जिस तरफ ध्रुवा इशारा कर रही थी जब उसे तरफ देखती है तो वहां दूर एक सूखे पेड़ की डाली से उल्टा लटका आकृति को पाती है। जिंदा है ना ये। रोशनी की बातों को सुन करके ध्रुवा एक बार आकृति की तरफ देखती है जिसके दोनों पर इस समय हवा में होते हैं और सर जमीन की तरफ होता है। उसके खुले काले घुंघराले बाल उसके चेहरे को धक्का रखते हैं। उसने जो ब्रांडेड ड्रेस पहनी थी उसमें काफी ज्यादा मिट्टी लगी रहती है और जगह जगह से वह ड्रेस फटी हुई रहती है। एक झलक अगर कोई देखे तो उसे ठीक से समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये लड़की साथ भी ले रही है, लेकिन ध्रुव रोशनी के चारों तरफ हवा में घूमते हुए कहती है, अगर मैंने उसे उस समय मरा होता तो वह इस समय मेरे बगल में खड़ी होती। बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी, इसलिए मैंने इसे सही में चिल्लाने का कारण दे दिया। इतनी जल्दी होश नहीं आएगा और ये भी गया तो कई दिनों तक बिस्तर पर से उठ नहीं पाएगी। ध्रुव की रातों को सुन करके रोशनी अपनी नजरें आकृति पर से हटा करके इधर उधर देखने लगती और पूछती है, इसका मतलब वो गुड़िया कब्रिस्तान के अंदर है, पर कहाँ पर। ध्रुवा कब्रिस्तान के ऊपर मौजूद आसमान के ऊपर चारों तरफ घूमती है और फिर एक झटके में रोशनी के आगे आकर के उसकी तरफ देखते हुए कहती है, ये चीज मुझे नहीं पता। आकृति यहाँ आई लेकिन फिर वह डर गई। ध्रुवा की बातों को सुनकर के रोशनी को थोड़ा बहुत अंदाजा लग गया होता है कि जब वह मोहिनी के साथ थी तब आकृति मोहिनी से चुप करके यहाँ पर आई थी, लेकिन कब्रिस्तान जैसी जगह पर जहाँ पर जीवन ही नहीं होता और सिर्फ मृत्यु हुई रहती है, उसे जगह पर आकृति जैसी लड़की जिसे जिंदगी भर मोहिनी ने सिर्फ लोगों को तकलीफ देना ही सिखाया हो, वह ज्यादा देर कहाँ टिक पाएगी। इंसान इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार पैसे से करता है। लालच कहीं ना कहीं एक गुमनाम मौत की तरफ उठने वाला पहला कदम होता है। ये लालच ही होता है जिसके चक्कर में फंस कहना जाने कितने ही बुरे काम लोग करते हैं और फिर कोई माने चाहे ना माने पर हमारे अंदर अंतरात्मा जानती है कि उसके ऊपर कितनी ही लाशों का बोझ है। आकृति जिसने अपनी खुद की बहन को इतना खतरनाक इंजेक्शन लगाने से पहले नहीं सोचा, जिसने अपनी आंखों के सामने जिस इंसान से वह प्यार करने का दावा करती है उसी के साथ जब उसकी मां ने इतना कुछ बुरा किया तब नहीं सोचा जिसे वह अपना सच्चा दोस्त कहती थी उसका रेप करवाकर उसे मारने से पहले नहीं सोचा वह एक ऐसी जगह पर आकर के जहां पर उसे इंसान के जीवन के हकीकत के बारे में पता चलता है कि आखिर में सबको जाना तो 6 फीट जमीन के नीचे ही है या फिर आज में जलना है। अपनी किए गए सभी कामों के बारे में जरूर सोचेगी, इसलिए तो इस जगह पर 10 सेकंड भी बिना गिल्टी फील के खड़ी नहीं रही। रोशनी अपने चारों तरफ घूम करके एक नज़र पूरे कब्रिस्तान की तरफ डालती है और फिर एकदम दक्षिणी छोर पर मौजूद जमीन के उसे टुकड़े पर जहां पर एक भी पेड़ नहीं था वहां पर कई सारी झाड़ियां देखकर थोड़ा हैरान रह जाती है और फिर एक एक कदम के साथ उस तरफ जाने लगती है। उसे जाता हुआ देख करके ध्रुव भी उसके पीछे पीछे जैसे जैसे रोशनी जा रही होती है वैसे वैसे उड़ने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर रोशनी जा किस तरफ रही है। थोड़ी देर तक लगभग 15 मिनट
तक चलते चलते वह लोग जैसे ही उसे घास वाले एरिया पर अपने पैर रखते हैं, एक बेहद शक्तिशाली मैग्नेटिक फोर्स फील्ड की ताकत के कारण ध्रुवा, जो कि पूरी आत्मा थी, एक झटके में धुआं बन जाती है। वहीं रोशनी, जिसे इंसानी शरीर तो मिला था पर वह पूरी इंसान नहीं थी, वह कई फीट दूर जाकर गिर जाती है। इस समय रोशनी के पूरे बदन पर जगह जगह खरोचों के निशान रहते हैं। उसके सर पर, जहां पर मोहिनी ने मारा था उसे चीज को रोशनी ने पानी से धोकर साफ किया हुआ था, वहां से भी वापस से खून बहने लगता है। अपने आप को संभालते हुए अपनी आंखें खोलकर जब रोशनी आगे देखते हैं तो एकदम हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके हाथों में मौजूद वह लाल अंगूठी, जिसके अंदर न जाने कितनी ही आत्माओं को कैद किया गया था, वह इस समय काफी तेज चमक रही होती है, क्योंकि एक बेहद शक्तिशाली और बुराई अच्छाई के फेर को काफी पीछे छोड़ चुकी दर्द की आग में जल रही एक प्रेत दिखाई देती है। पर जो चीज उसे सबसे ज्यादा हैरान करती है वह ये होती है कि उसके सर से पैर तक का सिर्फ आधा हिस्सा ही उसे दिख रहा होता है। वहीं अब तक धुआं बन चुकी ध्रुवा अंगूठी में जाते हुए पीछे छोड़ जाती है, वह बात जिसे सुनकर रोशनी का दिल दहल गया होता है। अकाल मृत्यु और काल दैत्य के मंत्र से इसे जिंदा आधा कटा गया था, वही उसे आधे चेहरे को भी घायल बड़ी रोशनी अच्छे से पहचान गई थी। यह उसकी माँ थी। माँ मोहिनी ने उसकी माँ के साथ यह सब किया था। उसने उसकी माँ के कब्र में वह गुड़िया छुपाई है, और यह कब्र पूरी नहीं है बल्कि उसकी माँ के शरीर का आधा हिस्सा कहीं और ही दफनाया गया है, इसीलिए तो इतनी शक्तिशाली फोर्स फील्ड थी। 68 खट्टा में परिवार। Hello friends, welcome to my YouTube channel Sam Pok Story. Like, share, comment and subscribe for more episodes. Minimum 20 comments for next episode. रोशनी की हालत इस समय काफ़ी ज़्यादा खराब होती है। ये सच उसके लिए सब में से काम नहीं होता। उसे समझ नहीं आता कि आखिर किस तरह के फेरे में फंस चुकी थी वो, और यह मोहिनी, इसने न जाने क्या क्या कर रखा था। अच्छी तरह से याद है, उसकी आंखों के सामने उसकी माँ का अंतिम संस्कार किया गया था, तो फिर वह इस तरह से कब्रिस्तान में दफन कैसे हो सकती हैं? इसका क्या मतलब था कि जो भी कुछ उस दिन हुआ था, जितने भी कर्मकांड हुए थे और जो शरीर को जलाया गया था ही नहीं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उसे दिन वहां पर न सिर्फ उसका खुद का भाई था बल्कि रुद्र भी मौजूद था। उसके दिमाग में इस समय काफी सारे सवाल कुछ ऐसे जिनका उसके पास जवाब नहीं था, सवाल कुछ ऐसे जिनको कभी उसने अपनी कल्पना में भी नहीं सोचा था। लेकिन फिर खुद वह सब झेलने के बाद इतना तो अंदाजा था उसे कि इस दुनिया में सबसे बड़ा शैतान खुद इंसान ही है। वही है जो हर तरह के काली शक्ति के पार है। हर इंसान को चुनने का मौका मिलता है और कोई इंसान भगवान को नहीं चुनता, क्योंकि सबको एक झटके में कामयाबी की लत जो लग जाती है। पर अभी समय नहीं था ये सब सोने का। अभी तो उसे किसी भी हालत में वो गुड़िया चाहिए ही थी, बाकी सब वो बाद में भी कर सकती थी। लेकिन रुद्र की जान बचाना उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसीलिए रोशनी खुद को संभालते हुए एक बार फिर आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। लेकिन इससे पहले कि वह एक भी कदम आगे ले पाती, उसके अंगूठी फिर से चमकने लगती है और ध्रुवा बाहर आ जाती है। रात के समय ध्रुव का हल्का शरीर इस समय बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रहा होता है। उसकी आवाज भी काफी कमजोर हो गई होती है। उसे शक्तिशाली आत्मा के इर्द गिर्द बने घेरे को छूने का ये नतीजा होता है। रोशनी को रोकते हुए ध्रुवा के हल्की आवाज रोशनी को सुनाई देती है, तुम मत जाओ, तुम्हें पता है ना वह तुम्हारी माँ नहीं है। रोशनी यह सारी बातें अच्छी तरह से समझती थी। अरे इंसान जीते जी किसी के नहीं होते तो मरने के बाद क्या किसी के होंगे? खास करके एक अकाल मृत्यु से मेरी आत्मा जो पहले ही प्रेत में जा चुकी है, उसके लिए तो सब लोग बुरे हैं, और इसीलिए वह अपनी माँ को बचाने भी नहीं जा रही है। उसे तो वह गुड़िया चाहिए। रोशनी ध्रुवा को देखते हुए कहती हैं, वो गुड़िया। उसकी बात को सुन करके ध्रुव के हाल की आवाज एक बार फिर से हवा में गूंजने लगती है, सुबह आ जाना। लेकिन रोशनी आसमान में उसे आधे चांद को देखते हुए बड़ी ही हल्की आवाज में कहती है, वक्त नहीं है। वैसे ही उसे गुड़िया के साथ बंधे मेरे मामा की मौत हो चुकी है, अब रुद्रा नहीं, मुझे यह अभी ही करना होगा। और फिर पूरी डिटर्मिनेशन के साथ अपने हौसलों को पता करते हुए रोशनी लड़खड़ाती कदमों के साथ एक बार फिर से उस दफन किए गए शरीर की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन फिर कुछ कदम चलते ही रोशनी रुक जाती है। उसे पता था कि एक और बार अगर वह आगे बढ़ी तो उसका इंसानी शरीर इस एक दूसरे ही लोग के क्रोधित प्रेत को संभाल नहीं पाएगा, और वैसे भी यह समय इमोशनल होने का नहीं, प्रैक्टिकल होने का था।
इसलिए रोशनी एक फैसला करती है। वहीं दूसरी तरफ रात के 8:30 बज चुके थे पर अब तक रोशनी की कोई खबर नहीं आई थी। बेड पर लेटे लेटे ध्रुव बार बार घड़ी की तरफ देखकर फिर खिड़की की तरफ देख रहा था। कल जो भी कुछ उसने एक्सपीरियंस किया था उसके बाद तो उसे रात के अंधेरे से घबराहट और बेचैनी होने लग गई थी। उसे पता था कि अभी भी पूरी तरह से उसे चीज़ का साया उसके ऊपर से हटा नहीं है और उसे ये भी पता था कि कहीं ना कहीं पता नहीं कैसे लेकिन उसकी हमेशा मासूम और बेफिक्र रहने वाली पत्नी इन सब अजीबोगरीब चीज़ों के बारे में काफ़ी कुछ जानने लगी है। नहीं तो छिपकली देखकर डरने वाली रोशनी कभी भी उतने बड़े अजीब से रक्षा से उसे बचाने के लिए नहीं आती। कल की चीजों ने उसे इतना तो यकीन दिला दिया था कि दुनिया में चाहे भगवान हो या ना हो पर शैतान जरूर होते हैं। और इस समय उस सच में रोशनी की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। उसे अच्छे से पता था कि मीरा से कही गई बात तो सिर्फ एक बहाना है। असल में रोशनी पता ही लगाने गई है किस चीज से छुटकारा कैसे लगाया जाए। वहीं मीरा और ईशान भी काफी ज्यादा टेंशन में थे। रुद्र के जो हालत थी भले ही उसे ईशान को काफी मजा आया हो लेकिन उसे पता था कि रुद्र की पत्नी होने के नाते उसकी बहन को भी इन सब चीजों को झेलना ही पड़ेगा। और फिर 2 घंटे का बोल करके लगभग 12 घंटे से गायब अपनी बहन के बारे में सोच सोच कर उसे लग रहा था कि आज उसके सर के सारे बाल ही झड़ जाएंगे। हे भगवान, कहाँ गई होगी अब यह आजकल? ना इसे अपने बेटे के बीच चिंता नहीं है, खाली अपने पति के चक्कर में इधर उधर घूमती रहती है। वही मीरा एक ही बात को कई बार सुन सुनकर परेशान हो चुकी थी तो थोड़ा इरिटेट हो करके अपने गोदी में सो रहे रुद्राक्ष को अपने कमरे में ले जाते हुए कहती है, ईशान बहुत हो गया, ठीक है, कितने समय से मैं सुन रही हूँ यही बात, एक काम करिए आप यही रहिए, मैं जा रही हूँ रुद्राक्ष को लेकर कमरे में वरना आपके चक्कर में यह उठ जाएगा। वही ईशान अभी भी अपने बालकनी के गेट पर खड़े होकर के बार बार सोसाइटी के में डोर की तरफ देखता है इस उम्मीद में कि शायद अब उस अपनी बहन का स्कूटर दिख जाए। रुद्रा के कमरे में किचन में खड़े खड़े अपने हाथों में हनुमान चालीसा की किताब लिए और उसका पाठ कर रहा मोहित काफी ज्यादा डरा हुआ रहता है। उसे इस तरह से देखकर वही बगल में खड़े होकर के मूवी देख रहा कार्तिक मुंह बनाते हुए कहता है, यार बस कर, सच में कोई भूत पिशाच नहीं आने वाले हैं, जो कितना डरेगा, अभी सिर्फ 8:30 बजे, कम से कम 12 बजे बजने दे। वही कार्तिक की बातें सुनकर के मोहित अपने मन में सोचने लगता है, जिस पर बीते वही जाने, तुमको क्या पता रोशनी मैम जब जब इतने ज्यादा समय के लिए गायब होती है ना तब तब कुछ ना कुछ होता है। वैसे भी प्रिकॉशन लेकर चलना चाहिए, क्या पता कब काम आ जाए। और रुद्र की जो हालत हुई है और जिस तरह से उसने बड़े लाइटली इसे लिया उतना से ही मुझे अंदाजा लग गया था कि क्या हुआ होगा। इसलिए कार्तिक की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए मोहित हनुमान चालीसा का पाठ करता ही रहता है। वही उसे नहीं पता रहता कि वह जो प्रिकॉशन ले रहा है वह सच में काम आने वाला है। सब लोग टकटकी लगाकर जिसका इंतजार करते हैं वह तो नहीं आता, लेकिन सबकी मौत बनकर कोई दूसरा जरूर आ जाता है। रात के लगभग 12:10 पर सोसाइटी के में गेट के बाहर लाल मिट्टी से उड़ने लगती है। ये मिट्टी न जाने किसकी मौत बनने वाली होती है। इस बात से अनजान सभी लोग रोशनी का वेट कर रहे होते हैं। वही कॉरिडोर और कंपाउंड में खड़े रुद्र के बॉडीगार्ड दरवाजे पर हो रही हलचल को महसूस करके उधर गौर से देखने लगते हैं। उनके हाथ में मौजूद गन्स लेकिन इस बार इस खतरे को पर नहीं कर पाती, क्योंकि यह खतरा नहीं होता, आने वाले तूफान के पहले की शांति होती है। तो क्या रोशनी बचा पाएगी अपने परिवार के लोगों को या फिर एक बार फिर से मात खा जाएगी मोहिनी की चाल से? क्या होने वाला है कहानी में आगे? कार्तिक रुद्र के पर्सनल बॉडीगार्ड का नाम है, मैं बाद में इसे चेंज करने का फैसला किया है, और मानव उसके बड़े भाई का नाम है, इसीलिए पिछले चैप्टर में जिसको भी कंफ्यूजन हुई है उसके लिए सॉरी। 69 रोशनी है मौत का साया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैम पॉक स्टोरी। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एपिसोड्स। मिनिमम 20 कमेंट्स फॉर नेक्स्ट एपिसोड। कहते हैं कुछ बुरा होने वाला हो तो इंसान को उसके होने की आहट पहले से ही महसूस होने लगती है। ऐसा ही कुछ इस समय रुद्र के साथ हो रहा होता है। अपनी पूरी जिंदगी अपनी गट फीलिंग और इंट्यूशंस पर भरोसा रखे कड़े से कड़े फैसले लेने वाला रुद्रा पहली बार उम्मीद कर रहा था कि उसे जो भी कुछ महसूस हो रहा है वह बिल्कुल गलत हो।
जैसे जैसे रात बीत रही थी एक अनचाहे शांति पूरे एरिया को गहरे रखी थी। सबको अजीब बेचैनी हो रखी थी, यहाँ तक कि हमेशा फ्री रहने वाला ईशान भी अब तक अपनी बहन के आने का इंतजार ही कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ इन सब पैरानॉर्मल चीजों में यकीन नहीं करने वाला कार्तिक सबके बेचैनी को साफ साफ महसूस कर सकता था। खास करके उसके बगल में बैठे अब तक हनुमान चालीसा को रट चुके मोहित की हालत तो सबसे ज्यादा खराब थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतना समय हो गया लेकिन फिर भी रोशनी वापस क्यों नहीं आई। एक तो पहले से ही बीती रात इतना कुछ हुआ था, उसके बाद रोशनी को तो इस समय यहाँ होना ही चाहिए था। तू इतना परेशान क्यों दिख रहा है यार? देख तेरा बीपी हाई हो जाएगा और तुझे छुट्टी भी नहीं मिलने वाली। वैसे भी मैं तो जागी रहा हूँ और मैं एक्स्ट्रा बॉडीगार्ड से भी खड़े कर लिया, इसलिए जा साइड वाले गेस्ट रूम में जाकर सो जा। उसकी बातें सुनकर मोहित मन में सोचने लगता है, बिल्कुल जैसे कि तुम्हारे बॉडीगार्ड भूत प्रेत को रखने की ट्रेनिंग ले रखें। कार्तिक पूरी तरह से इग्नोर करते हुए मोहित बार बार गेट की तरफ देख रहा होता है और उम्मीद कर आता है कि कब उसकी पूर्वजों की अम्मा वापस आएगी। वहीं दूसरी तरफ दरवाजे पर हो रही हलचल को महसूस करके उसे जगह को गार्ड कर रहे लोग एक बार चेक करने के लिए जाते हैं। स्टील के दरवाजे से बाहर देखते हुए उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता, तो फिर वापस अपनी अपनी जगह पर आकर के पहरा देने लगते हैं। पर थोड़ी ही देर के अंदर एक बिल्ली के रोने की आवाज उसे अनचाही शांति को चकनाचूर कर देती है। सभी लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं, लेकिन जब 3-4 मिनट तक लगातार वह आवाज वैसे ही रहती है तब एक बार फिर उनमें से कोई एक जाकर के चेक करने लगता है, लेकिन जैसा कि था दरवाजे से बाहर देखने पर भी कोई नहीं रहता। इस बार यह आवाज एक कुत्ते के होती है, जिसे पहली बारी की तरह सब लोग इग्नोर कर देते हैं और थोड़ी ही देर में दिल दहला देने वाली एक आदमी की दर्द भरी पुकार इतनी तेज गूंजती है कि ऊपर फर्स्ट फ्लोर में मास्टर बेडरूम में लेटे रुद्र को भी सुनाई दी जाती है। वही आवाज सुनकर के लिविंग रूम में बैठे कार्तिक और मोहित एक दूसरे को देखने लगते हैं, पर उन्हें पता था कि इस घर की तो साउंड प्रूफिंग की गई थी जब इस फ्लैट को रिनोवेट करवाया गया था, तो फिर कोई भी आवाज यहाँ कैसे आ सकती है। जहाँ एक तरफ कार्तिक उठ करके नीचे जाकर चेक करना चाहता था, वहीं दूसरी तरफ मोहित सीधा रुद्र के रूम में भागना चाहता था। कार्तिक को जाता देख करके उसके हाथों में अपना हनुमान चालीसा वाला बुके देकर के कहता है, ठीक, मैं तुझे जाने से नहीं रुकूंगा, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, इसीलिए किसी को तो जाना ही पड़ेगा। और अगर तुझे कुछ भी दिखे ना तो ये हनुमान चालीसा पढ़ने भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे मैं तो बोलूं ये रटते रटते जा। और फिर सीधा रुद्र के रूम में भाग जाता है, वही अपने हाथों में हनुमान चालीसा लिए। और मोहित की अजीबोगरीब एडवाइस को सुनकर के कार्तिक अपने सर को हिलाते हुए सोचता है, मुझे तो लगा था कि एथिकल हैकर्स काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल सोचते हैं, लेकिन यह मेरा दोस्त। वहीं दूसरी तरफ रुद्र के रूम में जाते ही मोहित तुरंत उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारी बीवी कहाँ है? मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे इतना डर लग रहा है ना कि मेरे समझ नहीं आ रहा कि मुझे इस समय क्या करना चाहिए। पिछली बार जब ऐसा हुआ था तब भी ऐसा ही हो रहा था। वही रुद्रा जो मोहित को गौर से देख रहा होता है, उसकी बातें सुनकर एकदम हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता क्या आखिर यह किस समय की बात कर रहा है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि लगभग 2-3 हफ्ते पहले किस तरह से मोहित की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब थी, उसे काफ़ी चोटें आई थी। और उसके बाद से लगातार हर रोज कार्तिक उसे किसी न किसी तरह से बात ही देता था कि किस तरह से मोहित ने उसे सोते समय कितना परेशान किया। अब जब इन सब चीज़ों को एक साथ कर रहा था तब उसे एहसास हो रहा था कि मोहित को रोशनी के इन सब चीज़ों से जुड़े होने के बारे में उससे पहले से पता है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ सवाल कर पाता, एक जोरदार आवाज़ के साथ किसी के चीखने की आवाज़ पूरे कंपाउंड में गूंजने लगती है। खुद को किसी तरह से संभालते हुए रुद्र एक बार मोहित की तरफ देखा है, जो कि इस समय डर कर उसी की तरफ देख रहा होता है, और फिर खड़े होते हुए लगभग लड़खड़ाते हुए बड़ी मुश्किल से दरवाजे की तरफ जाने लगता है। वही उसे इस तरह से देख करके अपने डर को कुछ समय के लिए साइड करके मोहित ना चाहते हुए भी उसकी मदद करता है बाहर जाने में। जैसे ही वह लोग बाहर आते हैं, नीचे कंपाउंड में खड़ी रोशनी की स्कूटी को देखकर के एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं। वहीं इससे पहले कि रुद्रा रोशनी के पास जा पाता, ईशान दौड़ते हुए रोशनी के पास जाता है और उसके कंधे को पकड़ते हुए पूछने लगता है,
कहाँ थी तू? सुबह से क्या हो रहा है? तूने मुझसे कहा था ना कि तू जल्दी वापस आ जाएगी, तो फिर क्या हुआ? लेकिन रोशनी उसके सवालों का कोई जवाब नहीं दे पाती। इनफैक्ट वह तो उसकी तरफ देख भी नहीं रही होती है। पता नहीं क्यों, लेकिन रोशनी को देख करके रुद्रा ही नहीं बल्कि बाकी सबको भी अजीब सी बेचैनी होने लगती है। देखते ही देखते हैं एक अजीब सा लाल धुआं रोशनी के इर्द गिर्द से होते हुए सबके पास जाने लगता है। वही उसे धुएं को अच्छी तरह से पहचानते हुए रुद्रा अपने कदम पीछे लेने लगता है। बाकियों ने तो शायद नहीं देखा था, लेकिन उसे अच्छे से पता था कि इसका क्या मतलब है। और उसका दर्द साबित होता है। उसे धुएं के असर से एक करके सब लोग बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी वजह के जमीन पर गिरने लगते हैं, मानो जैसे एक गहरी नींद में हो। ईशान, कार्तिक, मोहित, वहां पर मौजूद सारे बॉडीगार्ड, सब लोग देखते ही देखते हैं उसे उतनी बड़े कंपाउंड में अब सिर्फ रोशनी और रुद्र रह जाते हैं। मोहे, जो कि उसके बगल में बेहोश पड़ा था, उसका सपोर्ट जाते ही रुद्र के पर एक बार फिर से लड़खड़ाने लगते हैं। वह लाल धुआं एकदम अचानक से रुद्र के इर्द गिर्द घूमते लगता है और एक झटके में उसकी गर्दन को दबोच लेता है। वही थोड़ी दूरी पर खड़ी रोशनी मानो जैसे बिल्कुल हिप्नोटाइज हो चुकी होती है। वह रुद्र को देख रही होती है, जिसका चेहरा अब तक ऑक्सीजन की कमी के कारण बिल्कुल लाल हो चुका था। वही रुद्र भी रोशनी को बड़े ध्यान से देख रहा होता है। मौत उसके सामने खड़ी होती है। मौत ने उसे पकड़ होता है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उसका मन करने को तैयार नहीं होता है कि यह उसकी कहानी का अंत है। और इसीलिए अपनी पूरी हिम्मत करके रुद्रा रोशनी की तरफ देखते हुए धीमे लेकिन कड़क आवाज में कहता है, रोशनी। और जैसे किसी ने उसे जगह पर पोस्ट बटन लगा दिया हो, सब कुछ अपने आप से एकदम रुक जाता है। रोशनी जिस अंधेरे ने घेरा हुआ था, जिसने अपने हाथों की मुट्ठी बनाई हुई थी, उसकी आंखें एक झटके में खुलती है और वह अब तक अंत के दरवाजे पर खड़े रुद्र को जब देखी है तो एक झटके में आगे बढ़ करके उसकी मदद करने के लिए उसे तरफ भागती है। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। हवा में लगभग झूम रहा रुद्रा एक झटके में छोड़े जाने के कारण फर्स्ट फ्लोर से सीधा ग्राउंड फ्लोर पर आकर गिर पड़ता है। उसे इस तरह से देख करके रोशनी जोर से चिल्लाती है, रुद्रा! वही वह लाल धुआं अब तक पूरी तरह से अपनी लालिमा बिखर चुका होता है। उसे जगह पर मौजूद सारे इंसान लगभग उसे धुएं में गायब होने लगते हैं, सिवाय रुद्र और रोशनी के। रोशनी रुद्र को अपने गले से लगा करके इधर उधर देखने लगती है और कुछ समय पहले हुए कब्रिस्तान की सारी चीज अचानक से उसके दिमाग में आने लगती है। उसका उस जगह पर जाना, अपनी माँ को देखना और फिर वो फैसला करना जिसने इस कहानी को एक अलग ही रूप दे दिया होता है। पर उसका यह असर होता है कि कुछ समय के लिए वह अपने शरीर पर से अपना काबू को देती है और उसके हाथों में मौजूद हो लाल मिट्टी की गुड़िया, जो उसके इतने बड़े फैसले की देन होती है, उसने उसे पर कब्जा कर लिया होता है और वह खुद उसे मौत को अपने परिवार के पास ले आई होती है। तो क्या रुद्र बच पाएगा? कैसे रोशनी इस बाला को टालेगी? और आखिर रोशनी ने ऐसा क्या फैसला किया था जो उसने एक प्रेत बन चुकी आत्मा की कब्र से यह गुड़िया निकाल ली? Just 70 समय की दौड़। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैम पॉक स्टोरी। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एपिसोड्स। मिनिमम 20 कमेंट्स फॉर नेक्स्ट एपिसोड। रोशनी इस समय काफी उलझन में होती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर आगे उसे क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी खुद को शांत करके मौजूद मुसीबत से लड़ना है उसका सबसे पहले काम होता है। लेकिन फिर एक नज़र चारों तरफ घूमकर उसे अपने परिवार वाले दिखते हैं, जो कि इस समय जमीन पर बेहोश पड़े होते हैं। इसलिए इस समय सबसे पहले काम ये होता है कि इन सब लोगों को बीच रास्ते से हटाए। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके रोशनी अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए अपने हाथों को ध्यान मुद्रा में एकत्र करके खुद को उसे लाल धोने से निकलने की कोशिश करती है और एक झटके में देखते ही देखते एक फोर्सफुल रेडी हो जाती है। रोशनी के सामने लेते रुद्रा के शरीर पर जो जख्म होते हैं वो फोर्स फील्ड के कांटेक्ट में आते ही अपने आप भरने लगते हैं। कुछ समय पहले लगभग एक ताले ऊपर से गिरे पहले से ही काफी जख्मी रुद्र के शरीर पर जितने जख्म होते हैं सब अपने आप ठीक हो जाते हैं। पर इसका यह असर होता है कि ज्यादा शक्तियों का इस्तेमाल करने के कारण रोशनी के शरीर पर जगह जगह बिल्कुल वैसे ही जख्म बनने लगते हैं जैसे कि रुद्र के ऊपर थे। उसके हाथ की चोट पर से एक अलग तरह की पस गिरने लगती है, जो देखने से ही काफी गंदी लगती है। लेकिन रोशनी रुद्र पर अपना फोकस नहीं हटाती। उसकी आवाज उसे लाल धुंध वाले सोसाइटी कंपाउंड में गूंजने लगती है।
हे भगवान धन्वंतरी, मुझे पता है इस समय सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं जो कि मेरे रुद्र की मदद कर सकते हैं। रोशनी के मंत्रों के प्रभाव से धीरे धीरे करके उसे जगह का कोहरा छटने लग गया था। वही इस समय रोशनी के रूम के अंदर बेहोश पड़ी मीरा के बगल में लेटे बेड पर रुद्राक्ष के गर्दन लटक रहे सोने के लॉकेट की रोशनी से पूरा कमरा जगमगाने लगता है। सबसे ज्यादा चुकाने की बात तो तब होती है जब पूरी बिल्डिंग में छाया लाल कोहरा उसे कमरे में जाते ही गायब हो जाता है। दूसरी तरफ नीचे बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल कर किसी तरह से रुद्र को उठाने की कोशिश कर रही रोशनी के शरीर पर अब बिल्कुल वैसे ही जख्म होते हैं जैसे रुद्र के शरीर पर थे, उससे भी ज्यादा गहरे। और जैसे ही रोशनी का शरीर इन सब चीजों को और जेल नहीं पता, वह वहीं बेहोश हो जाती है और उसके जमीन पर गिरते ही दूसरी तरफ लेटे रुद्र की आंखें धीरे धीरे करके खुलने लगते हैं। कुछ समय पहले जो भी कुछ हुआ वह सब याद करके बड़ी मुश्किल से होश में आया रुद्र एक झटके में उठकर बैठ जाता है। अपने आप को बिल्कुल ठीक देखकर उसे सबसे ज्यादा हैरानी होती है क्योंकि यह तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किस तरह से उसके शरीर में मौजूद एक एक जख्म गायब हो गया। लेकिन अपने सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। रोशनी वहां पर अपने शरीर पर कई सारे जख्म लिए जमीन पर बेहोशी की हालत में लेटी हुई रहती है। रोशनी के हाथों में एक लाल रंग की गुड़िया होती है, काफी अजीब तरह की, जिसे उसने कस के पड़ा हुआ रहता है। रुद्र की तरफ करते हुए जो थोड़ी बहुत ताकत रहती है उसके साथ वह कुछ बोलने की कोशिश करती है। उसके पास जाता है, उसके सामने बैठ करके उसके हाथों में मौजूद उसे चीज को अपने हाथों में लेते ही कई सारी चीज रुद्र की आंखों के सामने घूमने लगती है। वह देखता है किस तरह से 3-4 लोग एक साथ मिलकर के एक इंसान की लाश के साथ इस गुड़िया को बनाते हैं। फिर बिल्डिंग में वह आदमी जिसका मर्डर राक्षस ने किया था वह और कोई नहीं बल्कि रोशनी के मामा होते हैं। एक झटके में ये सारी चीज बिल्कुल किसी विजन की तरह उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगती है। ये सब कुछ इतना जल्दी होता है कि बहुत सारी चीज तो उसे समझ में नहीं आती, लेकिन रोशनी की कही हुई एक बात उसके दिमाग में रह जाती है। इस गुड़िया को सिर्फ वही जला सकता है जिसके ऊपर इसे अभिमंत्रित किया गया है, क्योंकि आप मेरे मामा रहे नहीं, इसीलिए ये काम सिर्फ रुद्र कर सकता है। इस बात को समझकर रुद्र वहां से उठ करके जल्दी से इस गुड़िया को जलाने के लिए जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी उसे तब होती है कि जैसे ही वह वहां से उठने लगता है, जिस घेरे में रोशनी ने खुद को और उसे रखा था उसमें आग लगने लगती है। जैसे ही वह घेरे के अंदर वापस आ जाता है, आंख फिर से बुझ जाती है। अब ये क्या बना है? इसका मतलब साफ था कि अगर वह रोशनी को यहाँ छोड़कर गया तो फिर कुछ भी हो सकता है। बिना कुछ सोचे समझे रुद्र चुप करके रोशनी को अपनी बाहों में उठा लेता है और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर अपने कमरे में ले जाने लगता है। लेकिन जिस तरह से बुझने से पहले एक दिया सबसे तेज जलता है, बिल्कुल ठीक उसी तरह से खतरे से अनजान रुद्र के पीछे वह गहरा कोहरा किसी की शक्ल लेने लगता है। और इस बार उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, रुद्र की मौत। तो आखिर अब क्या मोड़ लेने वाली है ये कहानी? बढ़ते कदमों के साथ रुद्र जो रोशनी को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्या वह खुद इस अंधेरे के धुएं में स्वाहा हो जाएगा या फिर रोशनी के दिए हुए मौके का फायदा उठाएगी? समय बहुत कम था, अब देखना था मौत पहले किसे अपना शिकार बनाती है, रुद्र को, रोशनी को या खुद मौत के फरिश्ते। तेज कदमों के साथ रुद्र अपने कमरे की तरफ जाता है, लेकिन ठीक एक जोरदार आवाज के साथ वह लाल कोहरे वाला जीव अचानक से इसके सामने खड़ा हो जाता है, जिससे इतनी तेज मैग्नेटिक फील्ड बनती है कि रुद्र एक जोरदार हवा के झोंके के साथ पीछे जाकर खंबे से टकरा जाता है। रोशनी को संभालने की कोशिश में वो गुड़िया उसके हाथ से छूट जाती है।